हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं व्रत कुमार और हम देखेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए और पेपर फर्स्ट है। ध्यान रखिएगा, बीए सेकेंड ईयर वाले के लिए ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट है और इसमें हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ब्रिटेन। ठीक है ना। अब ब्रिटेन का सामाजिक आर्थिक आधार जानेंगे। ठीक है ना। इसके बाद ये अपना फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को जानेंगे कि कैसे ये संविधान बना है और इस संविधान की विशेषता क्या है। लेकिन हमें अगर किसी देश को अगर समझना है या उस देश के संविधान को समझना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखना होगा। किसको देखना होगा? उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को। तो यही हम करेंगे। हमारे पेपर में यही कहा गया है कि हमें किसी भी ये जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इनकी सामाजिक व्यवस्थाओं को समझते हुए इनके संविधान के वर्णन को, इनके संविधान को समझना है। तो संविधान की विशेषता को प्रश्न लेकर आ सकता है या फिर सामाजिक आर्थिक आधार को लेकर आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे सामाजिक और आर्थिक आधार। ब्रिटेन, जो आपको पता है, ब्रिटेन एक जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन है या हम अगर कहें तो ये ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन की जो संविधान है वो आपको पता है, अलिखित संविधान है, ये आपको पता है। लेकिन उसकी कुछ बातों को जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके अंदर उत्तरी आयरलैंड भी आता है। ठीक है ना, ये आप चीज़ को पता होगा। लेकिन जब हम इसकी सामाजिक व्यवस्थाओं को देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन है वो कैसा है। तो जैसे कि देखें, ये यूरोप के अंदर आता है और यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, यूरोप का उत्तर पश्चिमी इलाका, यहाँ पे ब्रिटेन बसता है। ठीक है ना। इस तरह से ये वाला जो एरिया वो ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। काफ़ी छोटा है क्योंकि इसका जो स्क्वायर फीट की बात करें 2,44,000 स्क्वायर फीट है। ठीक है ना। यानी स्क्वायर फीट का ही कहा गया है, सॉरी वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,44,000 किलोमीटर इसका जो एरिया है फैला हुआ है। और इसकी जो जनसंख्या की बात करें तो 6,50,00,000 के आसपास जनसंख्या है। ये इस बुक के अकॉर्डिंग, जो बुक अगर पुरानी है तो उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा दिया गया है। तो इस तरह से देखें तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है जितना भारत का ये क्षेत्र बड़ा है, लेकिन ये अपनी छोटी सी खूबियों के साथ भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अद्वितीय विशेषता रखता है। यानी इसकी ये खूबियाँ इसे अन्य देशों के मुकाबले बढ़िया बनाती हैं। क्योंकि जैसे कि बात करें ना, एक परिवार में अगर ज़रूरत से ज़्यादा फैमिली बड़ी हो तो वहाँ पे संभालना भी मुश्किल होता है। अगर सीमित हो तो व्यवस्था भी सही रहती है। तो शायद एग्जाम्पल ये भी आप देख सकते हैं। अब जब हम बात करें कि ब्रिटेन इतना सफल और अच्छा क्यों है, उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अच्छी क्यों है, तो इसका रीज़न हम कुछ पॉइंटों से देखते हैं। यहाँ पे मैंने इस सामाजिक व्यवस्था के कुछ हाईलाइट पॉइंट लिखे हैं ताकि इस पॉइंट से ही हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना, पॉलिटिकल में पॉइंट ही लिखने होते हैं और पॉइंट के बारे में समझना है। तो बस इस चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्लियरली नंबर आने जरूरी है। तो ब्रिटेन की जो ये भौगोलिक जो स्थिति है ये उसके समाज को बढ़िया बनाती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता होगा ब्रिटेन है, इसकी अगर हम बात करें, इसके आसपास समुद्री इलाका है। क्या है? समुद्री इलाका। और ये जो जिस तरह की इसकी भौगोलिक बनावट है, इस वजह से भी यह एक समृद्ध व्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादातर जो व्यापार है वो समुद्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और इसके बहुत सारे उपनिवेशक देश थे। तो इस जरिए ये अपने आप को विकसित करता रहा क्योंकि दूसरे देशों से माल को जरूरत होती रही, मैन्युफैक्चर और बेचते गए। जैसे भारत के एग्जाम्पल के देखें तो इस ब्रिटेन की जो बनावट है, भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है ना। इसकी ये वजह ही है क्योंकि जब समुद्री एरिया है तो कोई डायरेक्ट आक्रमण भी नहीं कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट एक रीजन हो जाता है इसका। इसके अलावा इस भौगोलिक परिस्थिति का ये भी फायदा है कि इसमें शांति और सुव्यवस्था रखने की भी व्यवस्था बनी रहती है। और ब्रिटेन में शुरुआत में बात करें तो संवैधानिक राजतंत्र कायम था। तो ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था का एक रीजन ये है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति इतनी बढ़िया है कि ना तो कोई जल्दी आक्रमण कर पाता है और इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत अच्छे से चल सकता है। दूसरा उसका सामाजिक वातावरण की बात करें, यहाँ पे बात करेंगे हम सुसंस्कृत समाज है, यानी एक व्यवस्थित समाज है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एजुकेशन भी लगभग अच्छी है और समाज के लोग अच्छे हैं, इनका व्यवहार नैतिकता काफ़ी अच्छी है। इस तरह से जब समाज के लोग अच्छे होते हैं तो वो समाज को ऑटोमेटिकली बढ़िया बनाते हैं। जैसे हम कुछ ब्रिटेन की एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिटेन के लोग अपनी प्राचीन संस्थाओं, अभिसमय नेताओं और परंपराओं को अतीम श्रद्धा के साथ मानते हैं। इनके यानी पहले के ब्रिटेन की खासियत है
कि ब्रिटेन के जो रीति रिवाज है ना वो उनको काफ़ी प्यारे लगते हैं। हर कोई देश जिस तरह से बदलता है वैसे ब्रिटेन अपने आप को नहीं बदलता, वह अपने पुराने रीति रिवाज को साथ में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसकी परंपरा रीति रिवाज संविधान में भी नज़र आती हैं। इस तरह से इनके नागरिकों का चरित्र भी काफ़ी उत्तम और अच्छा होता है। और इसके साथ अगर देखें आज की वर्तमान की स्थिति, तो ब्रिटेन में लोग भले ही वहाँ पे गरीबी भी, बेरोजगारी भी हैं, क्योंकि सभी अमीर तो होते नहीं है कहीं पे भी देखें, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों में संतुष्टि दिखाई देती है और क्रांति और हिंसा का माहौल ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर समाज अच्छा हो तो वो समाज उन्नति करता है और इस उन्नति का फ़ायदा उस देश को मिलता है जो इसमें है, ठीक है ना, इस समाज में। बात करें फिर तीसरे पॉइंट की, तो परंपरा प्रिय अनुदार समाज, यानी यहाँ का जो समाज है अभी जस्ट मैंने बताया वो परंपराओं को बहुत मानता है। किसको मानता है? परंपराओं को, क्योंकि परंपरा इनके उद्धार का काम करती है। ये परंपरा प्रिय हैं, ये किसी भी रीति रिवाज को बदलते नहीं है, इन रीति रिवाज को अपनाते हैं। उनके इन रीति रिवाज से उनके आदर्श और उनकी नैतिकता जुड़ी होती है, तो इनके समाज को एक नैतिकतापूर्ण व्यवहारिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। तो ये हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि उनका जो समाज है ना वो काफ़ी उदार है, ठीक है ना, मतलब अनुदार की इसकी नीति है। और इसका रीज़न ये है कि ये अपने परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं और परंपराओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी ज़्यादा गलतियों में नहीं आता है। और जैसे बात करें ब्रिटेन के लोग अपने देश की परंपरा, प्राचीन संस्थाओं, अभिष्य में और परंपराओं के प्रति अंतिम श्रद्धा रखते हैं और इनका हमेशा से ये लगाव रहा है। इनकी भावना समझौते की भावना होती है, तो ये अपने देश को प्लस पॉइंट देती है। फिर बात करें जातीय एकता की भावना। क्या बात करें? जातीय एकता, बिल्कुल। जैसे बात करें भारत की हो या अपने श्रीलंका की हो या और कोई हो, तो वो होता क्या है, वहाँ पर अपने जाति के आधार पर लोग लड़ते हैं। अगर किसी देश के लोग आपस में ही लड़ें, अगर किसी देश के लोग आपस में ही लड़े तो वो देश उन्नति नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग व्यवस्था करो, किसके लिए ये करो वो करो, कोई के लिए जाति का शोषण हो रहा है, तो इस तरह से ये व्यवस्था भी होती है। जैसे श्रीलंका की हम क्रांति की बात करें तो श्रीलंका में उनके हिंसा और उग्रवादी होने का माहौल क्या था? जातिगत था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, तो समाज बढ़िया बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस समाज में अगर कोई जातियाँ भी हैं तो उनमें भी एकता की भावना पाई जाती है, क्योंकि वो समाज अनुदार समाज है। तो अनुदार समाज की एक विशेषता होती है कि इनके जातियों में सजातीयता पाई जाती है और ये राजनीतिक स्तर पर अगर देखें तो इसमें इक्वलिटी और समानता दिखती है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर ये बाकी देशों से काफ़ी संगठित है। इनका समाज इस तरह से इस भावना के आधार पर उनमें एकता बनाए रखता है और एक अच्छा समाज होने की परिलक्षित भी होता है। फिर बात करें धर्म प्रधान समाज, बिल्कुल ये इसको पता होगा, यहाँ पे ईसाई धर्म की बहुत महत्वता दी गई है। तो ईसाई धर्म की महत्वता होने की वजह से ये अपने धर्म के प्रति भी प्रिय हैं। और जिस तरह से हम अपने कहते हैं हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये एक धर्म प्रधान देश है। ईसाई धर्म यहाँ पे फली फूलित फूला हुआ है और उस धर्म को काफ़ी मान्यता देते हैं, उन धर्म से लगे हुए लगाव उनसे है। और ये धार्मिक जो व्यवहार या नीति को अगर हम अपनाएं या देखें तो यहाँ रहने वाले ईसाई लोग धर्म के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, हमेशा अपने धार्मिक जीवन में व्यतीत रहते हैं। लेकिन एक बात हम कहें, जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, यहाँ धर्म इतना वर्चस्व हो गया कि वो राजसत्ता राजा के ऊपर हावी हो गया था। तो एक समय था तो सर्स और राजा के मध्य लड़ाई हो रही थी, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ये धर्म प्रधान देश है और इस धर्म प्रधान देश की कुछ खासियत है कि वह अपने विचारों को बढ़ावा देता है। फिर बात करें प्रवासियों की समस्या, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये एक विकसित देश है, तो अगर कोई अविकसित देश है तो वहाँ के लोग एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे देश में जाने की इच्छा रखते हैं। तो ब्रिटेन एक विकसित देश है तो काफ़ी लोग यहाँ आने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन वो कहते हैं कि प्रवासियों को यहाँ पे नहीं लाना, वो हमारे काम धंधे, हमारी सुख शांति छीन लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस समाज की एक समस्या ये है कि ये प्रवासियों से जूझ रहे हैं, कहते हैं शरणार्थी, जो दूसरे देशों से यहाँ आकर रहते हैं, इस तरह से अवैध घुसते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या समाज में ज़रूर है। अदरवाइज इस ब्रिटेन के समाज की काफ़ी अच्छी विशेषता है जो इसको एक सुसंस्कृत व्यवहारिक एक देश की ओर बढ़ावा देता है। क्योंकि हम जब भी अगर किसी देश को समझना चाहें तो उसका सामाजिक और आर्थिक आधार जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसका सामाजिक ढांचा कैसा है। शिक्षा का स्तर भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा को महत्व दिया गया और राज्य के द्वारा शिक्षा का कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं इनका आर्थिक आधार। ब्रिटेन का आर्थिक आधार कैसा है या आर्थिक व्यवस्था कैसी है, क्योंकि इसके बाद ही अपना ब्रिटेन के संविधान को समझेंगे। जब अगर हम एक देश को समझते हैं, उनकी व्यवस्था को समझते हैं, तो उसके संविधान को समझना तो और ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था।
ब्रिटेन। अब अगर हमें किसी देश को अगर राजनीतिक दृष्टिकोण में समझना है तो उसका आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक आधार समझना होगा। जैसे एक अपनी बात थोड़ी सी इसी मिलती जुलती करें कि नेहरू जी ने कहा था अगर किसी को राजनीतिक अधिकार दिया जाए उससे ज़रूरी है उसे आर्थिक महत्व, आर्थिक आधार या आर्थिक अधिकार दिए जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसे पेट भरने जितना अधिकार मिल जाए। तो यानी अगर किसी देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक परिसरण या जैसे ये कहते हैं भारत के इन ब्रिटेन के संविधान की विशेषता समझनी है तो इसको समझने से पहले हमें उसकी आर्थिक व्यवस्था को समझना होगा कि वो देश कितना सक्षम या उसकी इनकम वगैरह क्या सोर्स है, किस तरह से वो उन्नति कर रहा है या नागरिक कैसे रह रहे हैं। तो हम कुछ पॉइंट के साथ यहाँ पे भी शुरू करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा ब्रिटेन को अगर आपको पता हो, क्योंकि ब्रिटेन ही एक ऐसा है जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो इस तरह से यह देश एक औद्योगिक प्रधान देश है, यानी हम एक है उद्योग प्रधान देश है। क्या है? उद्योग प्रधान देश। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको मैं बुक के जरिए यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंट जरूरी होते हैं। अगर आपने पॉइंट लर्न कर लिए तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा मार्क देने में। तो जैसा कि आपको पता है कि विश्व में सर्वप्रथम अगर बात करें तो ये औद्योगिक क्रांति है वो कहाँ हुई थी, तो आपको भी जस्ट मैंने बताया कहाँ हुई थी, खुद ब्रिटेन में ही हुई थी। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका रीज़न क्या है? ये रीज़न यही है कि यहाँ पे उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर लगभग 5 से 10% ही लोग हैं जो खेती या इस तरह के व्यवसाय में जुड़े हुए, बाकी सभी इंडस्ट्रियों के ऊपर है, डिपेंड है। क्योंकि देखा होगा ये एक औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाओं वाला देश है, दूसरों पर इसने अधिकार किया है। तो इसने क्या किया है, जब भी इसको मैन्युफैक्चर की ज़रूरत होती तो बाहर से कच्चा माल इनको उपलब्ध हो जाता था, यहाँ पे माल पैकिंग होके बाहर जाता था। इस तरह से कच्चा माल तो इन्हें मिल जाता था, अब जरूरत थी उनको उस माल को पक्का बनाना और सप्लाई करना, विनिर्माण करना। तो इसलिए उन्हें यहाँ पर उद्योगों को विशेष ध्यान दिया गया, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ। ये एक औद्योगिक प्रधान देश है, तो अगर औद्योगिक प्रधान देश है तो पूंजी का फ्लो भी होगा, पैसे आएंगे भी जाएंगे भी और देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। तो इस तरह से कहें कि यहाँ पे एक आर्थिक रूप में थोड़ा मतलब बहुत अच्छा सक्षम देश है ये। और इस तरह से यहाँ पर 19वीं सदी के आसपास हर क्षेत्र में उन्नति हो गई थी, कपड़ा वगैरह, लोहा, संसाधन, ऊर्जा वगैरह हर चीज़ में यहाँ पे उन्नति हो गई थी। अब बात करते हैं कि इनका इस वजह का एक और फ़ायदा भी होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे उद्योग होंगे तो वहाँ पे पूंजीवाद का भी विकास होगा। ये बात तो साथ साथ में आती है। अगर किसी देश में उद्योग ज़्यादा हैं, इसका रीज़न है कि वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था पाई जाती है, अमीरों का बोलबाला ज़्यादा है, वहाँ पर कृषि कार्य से जुड़े कम हैं और उद्योगों से जुड़े ज़्यादा लोग हैं। तो उद्योगों पर यानी इन्वेस्ट पर तो क्या होता है कि जो पूंजी होती है वो और पूंजी बनाती है, यानी पैसे को बनाता है। तो ये ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में ये देखा जाता है कि वहाँ ज़्यादातर किस व्यवस्था को अपनाया गया, पूंजीवादी व्यवस्था। जैसे हमारी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था है, कहीं पे साम्यवादी व्यवस्था है, तो अब यहाँ पे क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसा यहाँ पे देखें तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले खुली नहीं थी जिस तरह से भारत ने 1991 में की, लेकिन यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह पहले से ज़्यादा खुली है और राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। व्यक्ति के हिसाब से कमा रहा है तो राज्य उसमें दखल नहीं देगा। तो इस तरह से पूंजी व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जब बात करें इस व्यवस्था के समर्थक की मान्यता है कि राज्य का केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है और राज्य इसने पूंजीवादी व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पे पूंजीवादी विकास ज़्यादा पाया जाता है और पूंजी जैसी विचारधारा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी अमीरों को ज़्यादा महत्व यहाँ पे मिला है। फिर बात आती है राज्य की बदलती भूमिका। ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, राज्य की बदलती भूमिका। ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा कि पहले क्या था। पहले इस राज्य की बात करें तो ब्रिटेन है वह एक विभिन्न देशों पर राज करने वाला एक प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन जब दुनिया के देशों में ब्रिटेन आर्थिक रूप में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने वाला प्रमुख देश था तो इसने निजी क्षेत्रों पर भी नियंत्रण नहीं लगाया था। सिंपल सी बात है, ये निजी क्षेत्रों पर भी अतिक्रमण नहीं करता था। तो इस वजह से इसका परिणाम ये हुआ कि उपनिवेशों के विस्तार को निजी क्षेत्र में उद्योगों को अपने हितों की पूर्ति के लिए भरपूर फायदा मिला और ब्रिटेन में धीरे धीरे विकास की जो आधुनिक साधनों का जो प्रयोग है वो बढ़ने लग गया। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति ये है कि ब्रिटेन भले ही औद्योगिक प्रधान देश हो, लेकिन जिस तरह से जर्मनी, फ्रांस, ये जो देश इसको चुनौती दे रहे हैं ना आर्थिक स्तर पर, तब ये अपनी नीति में थोड़ा बदलाव कर रहा है। बदलाव ये कर रहा है कि यह
आर्थिक स्तर पर किसी भी व्यवस्था में राज्य में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं तो इस राज्य अपनी बदलती भूमिका में राज्य के कुछ आर्थिक क्षेत्रों में भी अपनी मंशा जाहिर करता है या हस्तक्षेप करता है, ताकि आर्थिक व्यवस्था नुकसान में जाकर सीधी जाए। इस तरह से ये व्यवस्था रहती है यहाँ पे कि आर्थिक व्यवस्था का बोलबाला ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करें लोकहितकारी राज्य की धारणा। लोकहितकारी राज्य की धारणा, ये पता होगा आपको। लोकहितकारी का मतलब क्या होता है, बताइए, कमेंट में कीजिए। आप कमेंट में मुझे बताइए हाँ कि आपके द्वारा क्या समझते हैं। लोकहितकारी का राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जो अपने राज्य, समाज और लोगों के हित के लिए काम करता है। समय समय पर नई योजना बनाना, नई परियोजना बनाए, नागरिकों के लिए पेंशन है, विधवा पेंशन है, या स्कूलों में सरकारी योजना के द्वारा नई नई स्कीम चलाना है, सड़क निर्माण, सार्वजनिक सुविधा निर्माण वगैरह। तो ये जो कार्य है एक राज्य के द्वारा किए जाते हैं, उनकी देश, राज्य और लोगों की उन्नति के लिए किए जाते हैं। तो इस तरह से एक अगर राज्य लोगों के हित के लिए काम कर रहा है तो इसको कहते हैं लोकहितकारी या कल्याणकारी राज्य। तो ये इस ब्रिटेन की व्यवस्था है। इस ब्रिटेन का आर्थिक स्तर इसलिए अच्छा है क्योंकि वो जो राज्य है वह खुद ही सोचता है कि मुझे राज्य के लिए कल्याण करना है, मुझे राज्य के लिए एक अच्छी तरह से काम करते हुए आगे बढ़ना है, यानी इसकी एक व्यवस्था है लोकहित कल्याणकारी। तो जब राज्य यानी एक व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति दायित्व निभाने की जिम्मेदारी वो समझता है तो परिवार अच्छे से उन्नति करता है। तो इस यहाँ पर एक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व होता है, और यहाँ के एक राज्य का भी ये जिम्मेदारी है कि मुझे इस समाज को एक कल्याणकारी व्यवस्थाओं में डालना है, मुझे समाज की उन्नति करने। तो ये राज्य का भी फर्ज है। जैसे कि अपने नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के लिए जो विचार, जो निर्देश दिए हैं वह यहाँ पे अप्लाई भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आपने जो आगे पहुँचते हैं, जो नेक्स्ट विशेषता आती है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी, पता होगा क्यों? क्योंकि किसी भी अगर देश की बात करें तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, किसके द्वारा वहाँ पर उस देश का जीवन यापन या गुजारा होता है, वो डिपेंड करता है उस देश की छवि। तो यहाँ का जो गुजारा है इनकी देश का वो उद्योग और व्यापार पर निर्भर है। यहाँ पर लगभग अभी जैसे मैंने कहा था 5% लोग हैं वह सिर्फ कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, बाकी सभी लगभग भले 95 ना कहे 80 या 85% लोग हैं वह उद्योगों पर निर्भर है। इस तरह से यहाँ पर उसकी जो अर्थव्यवस्था है, इस देश की जो इकोनॉमी है वह किसके आधार पर चलती है, उद्योग और व्यापार पे चलती है। यहाँ पर जो विदेशी व्यापार है उसको भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इस तरह से इनका जो आर्थिक जो ढांचा है वो काफ़ी मजबूत है, आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत है। और फिर बात करें इसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है 6 नंबर EU, जिसको कहते हैं यूरोपीय यूनियन। ये कुछ समय के लिए यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। किसका बना था? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ में शुरुआत में इसमें फ़ायदा हुआ था। जैसे मैं कुछ चीज़ें जहाँ पर डायरेक्टली बताऊँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन तो इसने किए ही है, और वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण की भावना का विकास भी हुआ है। विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में भी इसने काफ़ी उन्नति की है, और इस वजह से इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया सिमट गई है, और ये होता भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का जो महत्व बढ़ने लगा, इस आधार पर इसने एक यूरोपीय संघ का निर्माण भी किया था। लेकिन इस यूरोपीय संघ का इस पर ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो उनके लोगों ने ही मतदान करके यूरोपीय संघ से उसे बाहर आना पड़ा। लेकिन यूरोपीय संघ के अंतर्गत रहते हुए इसकी व्यापारिक ढांचा काफ़ी अच्छा मजबूत हुआ था और इसकी व्यवस्था अच्छी हुई थी। लेकिन ऐसा लगने लगा कि यूरोपीय संघ से जो उसके बाकी सदस्य जैसे उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है बजाय ब्रिटेन को। तो इसने अपनी आर्थिक व्यवस्था को अपने एकाधिकार पर मजबूत दायरा रखने के लिए UN से बाहर हुआ था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे आपको ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था यहाँ झलक नज़र आई होगी कि ब्रिटेन का समाज और उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली है तभी हम ब्रिटेन के संविधान को जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली ये तो आएगा ही, लेकिन 100% ये आस्था है कि ब्रिटेन के संविधान को कैसे बनाया गया, कैसे ब्रिटेन के संविधान को हम अलिखित कहते हैं और इस संविधान की क्या विशेषता है,
तो इस तरह के इम्पोर्टेंट जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए और कुछ भी डाउट है तो उसमें मुझे शेयर कर दीजिएगा। अदरवाइज मिलेंगे आपसे बहुत ही अच्छी क्लास के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।